स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेशन है नहीं। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों पढ़ा जाता है और इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कितने पार्ट पढ़ने होते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर हिंदी मीनिंग देखें, ये होता है अवकलन का अनुप्रयोग, जिसका जो हिंदी मीनिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव इसके पहले हम पढ़े हैं उस डेरिवेटिव का अब आगे यूज क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसकी हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किस किस पॉइंट को स्टडी करना है और किस किस पॉइंट को लेफ्ट करना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो है कुछ एक्सरसाइजों को डिलीट कर दी है। तो यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहले है कौन कौन। आपको शायद मालूम होगा, इसमें पहला आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद थर्ड होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और फोर्थ होगा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। और लास्ट होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इन सभी टॉपिकों पे आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। मतलब इनमें डेरिवेटिव का क्या प्रयोग है उसे हमें स्टडी करना है, जिसमें से आपका रेट ऑफ क्वांटिटी जो है डिलीट कर दिया गया है। रेट बता रहे हैं, सुनते जाइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिलीट है, जिसपे एक्सरसाइज 6.1 आधारित है। उसके बाद आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को स्टडी करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल को भी स्टडी करना है, अप्रोक्सीमेशन को भी डिलीट कर दिया है, यानी 6.2 भी आपको स्टडी नहीं करना है। उसके बाद बच गया आपका मैक्सिमा और मिनिमा। टोटल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलें, अब इन सभी पॉइंट को हम यहाँ से रेस करते हुए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 6.4। अब अप्रोक्सीमेशन क्या होगा आपका 6.4। ये दोनों आपका डिलीट कर दिया गया है, 3 का स्टडी करना है। तो आइए हम आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके जो है फीडबैक की तरफ लेके जाऊंगा। इसका जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे डाउट करने लगते हैं, सर ये कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है। इसमें उन बच्चे को और बेस्ट समझ में आ सकता है जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा 11 का भी और आप 12 का भी, उसको डाउट नहीं होगा। यहाँ पे जो मैंने वीडियो बना के दिया था उसमें भी पूरा मैंने 11 क्लास का भी और मैं बना के आप लोग को देख चुका हूँ। उसमें अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी।
अब आइए यहाँ से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा चीज उठाता हूँ। जैसे सपोज डेट y यानी fx इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे रखता हूँ x प्लस 3। अगर आप लोग ध्यान से देखें fx इक्वल्स टू x प्लस 3, और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो y इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस 3। एक तरह से देखो तो ये किसी का इक्वेशन बनता है, जानते हो किसका? y इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस 3। ये जो होता है आप लोग y इक्वल टू mx प्लस 3 होता है, जिसको स्लोप का इक्वेशन होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या समझा रहे हैं, जब इस कंडीशन में y इक्वल टू mx प्लस 3 होता है तो यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, यहाँ पे जो m का मान आता है वो क्या आता है 1 आता है, और जो c होता है कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 3 होती है। ध्यान दीजिए, तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे जाता है, ये आपका x एक्सिस, y x डैश y, m इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या है यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 है, तो इसके y वाले पोर्शन पे जब ये ग्राफ ड्रा किया जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हो c पॉइंट है तो यहाँ से ग्राफ जो होता है ऐसे जाता है, ये ग्राफ क्या जाता है ऐसे जाता है। आप लोग पीछे स्टडी किए होंगे, क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ से जब ये ग्राफ जाएगा तो आप देखिए ध्यान से, इसमें 45 का डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, आप इसको बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पे एंगल जो बनेगा कितने का बनता है 45 का, तभी तो वैल्यू 1 आती है। m इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, m इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा की जगह 45 रखेंगे, 45 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे हमें आए और 45 डिग्री रखे तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए इसको 0 से लेकर के इधर जो हमारा पॉइंट है ये x है, और इधर क्या है, इधर आपका जो है fx है। देखिए इससे क्या हो रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर हम x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या करेंगे इंक्रीज होगी। पहला ग्राफ ये शो करता है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करता है। फिर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर इसी इक्वेशन को हम लिख दें fx इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3, अब ग्राफ आपका चेंज हो गया। अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, यहां से देखें x y, और यहाँ से हो जाएगा आपका x डैश एंड y डैश। अभी ग्राफ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है अर्थात m का मान जो होगा -1 आएगा, और -1 जो होता है ये निगेटिव वैल्यू आती है। जब m की निगेटिव वैल्यू आती है इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो 45 से क्या होगी अधिक होगी। जो इसका ग्राफ बनता है वो ग्राफ जो होता है ऐसे, अर्थात इसको हम डॉट डॉट करके के इसको लिखे जा सकते हैं। ये इस एंगल की बात होती है, ये किस एंगल की बात होती है, यहाँ पे बना हुआ एंगल। और आपको पता अब ये जो एंगल बना, अब कितना का एंगल हो गया, वो 90 से एबव हो गया। इस कंडीशन में हमेशा जो एंगल होगा वो 90 से कम बनेगा, और इस एंगल में जो होगा 90 से एबव जाएगा, और 90 से एबव जाएगा तो tan जो थीटा की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और y की वैल्यू क्या करती है डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ से एक छोटा सा क्या मिल रहा है आप लोग को, एक छोटा सा आइडिया बस मिल रहा है इंक्रीज और डिक्रीज होने का। लेकिन कुछ ऐसा भी तो कंडीशन आएंगे जहाँ पे इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद आप लोग को याद होगा, मैं यहाँ से fx ले लेता हूँ, fx इक्वल्स टू लेता हूँ sin x, और sin x का हमने ग्राफ पिछले क्लासों में आप लोगों को बना के दिखाया था। sin x में क्या होता है, जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। sin x का जो ग्राफ होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ग्राफ को बनाते हैं तो जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, सॉरी जो पीरियोडिक, क्योंकि जब भी जो एंगल में मूव करते हैं वो पीरियोडिक में मूव करते हैं। तो जब पीरियोडिक में मूव करते हैं तो आप देखेंगे जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे जाता है,
ध्यान दीजिएगा, साइन का है, साइन जो जीरो अंश की जो वैल्यू होती है यहाँ पे मान लीजिए हम जीरो रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे डॉट कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आप क्या करें कुछ, अब देखो अब आप 90 पे जीरो चलिए, पाई बाई 2 चलिए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा पाई बाई 2 के बाद क्या हो जाएगा पाई, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2, उसके बाद 2 पाई, बस एक इंटरवल में दिखाएं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जीरो चल रहे हैं, जीरो के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई बाई 2, फिर उसके बाद पाई और यहाँ पे मतलब इसमें यहाँ पे लिखना होगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई। देखिए इस पे ध्यान से, अब इसमें आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप चलते हैं तो ये वैल्यू देखिए यहाँ जीरो से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब पाई बाई 2 तक, जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। साइन थीटा में जीरो से लेकर के पाई बाई 2 की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जस्ट इसी पॉइंट के बाद ये पाई तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और वो पाई बाई यहाँ से देखें पाई ही नहीं, वो कहाँ तक जाएगा 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीज होगा, यहाँ से क्या होगा 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीज होगा। हम माने यहाँ पे पाई, अगर आप यहाँ से पाई से लेके यहाँ भी मान सकते हो पाई बाई 2, तो वो अलग अलग आते रहेंगे। अब समझिए, फिर यहाँ से देखें इस पॉइंट से अब यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे जाते जाते क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, आप लोग को और बेस्ट समझ में आएगा। इसको हम पाई बाई 2 कर रहे हैं और इस वाले पोर्शन को यहाँ से बस ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं पाई बाई 2 के बाद क्या हो जाएगा पाई, फिर आगे और भी ग्राफ आएंगे। तो अब समझिए इसको, समझिए यहाँ से क्या होगा, अब जीरो से पाई बाई 2 हम किए, दोनों चीज समझा रहे हैं। पहला क्लियर हुआ कि जब हम जीरो से पाई तक लिए, अर्थात हमारे पास एक इंटरवल आ रहा है, इंटरवल क्या आ रहा है, जीरो और पाई बाई 2, यानी इस इंटरवल में आपको क्या हो रहे हैं, जो वैल्यू है साइन थीटा के वो इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद पाई बाई 2 के बाद आप जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, यानी ये आपको 90 डिग्री तक कभी इंक्रीज कर रही है तो किसी पॉइंट पे डिक्रीज कर रही है। तो आप क्या, इससे आपको ये नॉलेज मिल रहा है कि इस पॉइंट पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे डिक्रीज होगी, किसी पॉइंट पे इंक्रीज होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर यही वैल्यू हम जीरो से पाई तक ले रहे हैं तो जीरो से पाई तक की वैल्यू इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए x इक्वल टू साइन एक्स में जो यहाँ पे अगर दिखाना हो, तो जब दोनों कंडीशन आपको मिल जाए, जीरो से लेके पाई बाई 2 के कंडीशन में ना, तो उसमें अगर पूछा जाए कि क्या इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पूछो कैसे, क्योंकि होता क्या है, इसको समझिए, जीरो से पाई बाई के और इंटरवल हटा दें या इंटरवल को यहाँ तक जीरो से पाई तक ले दें, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर एक बार जीरो से लेकर पाई बाई 2 तक इंक्रीज करेगा और जितना इंक्रीज किया उतना ही डिक्रीज कर दिया तो कोई मतलब नहीं हो, बैलेंस हो गया, कैंसिल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं ये तो इंक्रीज करता है और ना तो डिक्रीज, यानी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अभी तो आप लोगों को ये फीडबैक दिया जा रहा था कि ताकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में आए। अब यहाँ से आप लोग के मेन टॉपिक से होने जा रहे हैं। सर अगर यस बोलो, 0 to 2 पाई के बीच में दिया रहेगा और sin x ग्राफ, क्योंकि ये तो अभी आप एज्यूम किए हो कि वहां पे पाई बाई 2 जी जरूर जरूर, अगर जीरो से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर जीरो से 2 पाई तक देता है ठीक, तो अभी भी आपका क्या होगा, वहाँ इंक्रीज होगा और कहीं पे डिक्रीज होगा। अब ये पूछता है वहाँ पे, जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे एक चीज देता है कि आप इसको टेस्ट करिए या टेस्ट करके बताइए कि ये जीरो से पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपको जब उस पर टेस्ट करेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हाँ, ऐसे पूछ देगा जीरो से लेकर 2 पाई तक बताइए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो वैसे कंडीशन में आप एक ही कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अब हम आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि अभी तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फीडबैक के आधार पे अब यहाँ पे दो शब्द मिलेंगे आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्टैटिक इंक्रीजिंग और स्टैटिक डिक्रीजिंग। अभी आएंगे आपको 4 तरह से आएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट चलते हैं, पहले पॉइंट में पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग क्या होगा उसको देखिए। देखिए इंक्रीजिंग को टेस्ट करेंगे कैसे। यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन है इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ऐसे कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ओनली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस ओनली इंक्रीजिंग हमने ये तो कंडीशन लिख दिया कि अगर वो ये एफ एक्स का मतलब समझ रहे हैं सभी लोग, एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे और 0 से कंपेयर कराएंगे, अगर उसकी वैल्यू अगर क्या होगी 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे इसके ग्राफ कैसे आएंगे, ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये 0 यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राफ इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, तो ये इंक्रीजिंग कैसे करेंगे, ये देखिए ऐसे जाएंगे, ये क्या होता है, ग्राफ आपका ऐसे है। अब इस पॉइंट को पहले समझें। जैसे आपका ग्राफ यहां से गया, यहां से पॉइंट आपको क्या यहाँ पे गया, उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए x का मान भी बढ़ रहा है और y का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है कि यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। इसको आप कह सकते हो ये जो ग्राफ जा रहा है, अर्थात जो फंक्शन जो है, जो fx फंक्शन है वो आपका बढ़ता जा रहा है। मींस इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो x होगा वो बिलोंग्स करेगा, x इसमें बिलोंग करेगा। आपके पास दो पॉइंट होंगे, वो पॉइंट होंगे a, b, ये दोनों पॉइंट हैं। वो दोनों पॉइंट क्या होंगे वो क्वेश्चन में खुद देगा कि पॉइंट जो है हो सकता है कि आपका दे दें इंटरवल 2 - 2 को रखने के बाद और चेक करने के लिए बोला, बताइए कि वो पॉइंट या वो फंक्शन क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो पॉइंट ए और बी है, यहाँ पे ग्राफिक प्रोपोर्शन से आप क्या करेंगे, ए और बी है, और कंडीशन ही ध्यान दीजिएगा कि वो क्या हो, 0 के बराबर हो सकते हैं या तो 0 से बड़े होंगे, तो ऐसे में ओनली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है आपका डिक्रीजिंग। इसमें इंक्रीजिंग में एक और है, उसको भी साथ में लेके चलते हैं। दूसरा वो होता है स्ट्रिक्टली होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, ऐसे में क्या होता है कि एफ डैश, कंडीशन है इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इक्वल हट जाएगा, तो जब वो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इंक्रीजिंग कर रहे थे तो उसमें क्या था कि कहीं कहीं पे इस ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ से इंक्रीज किया तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद फिर क्या किया, उस पॉइंट से फिर इंक्रीज हुआ। हो सकता है कि फिर यहाँ भी रुक करके कांस्टेंट हो जाए, फिर ये भागता रहेगा आपका ग्राफ। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ जो होता है ऐसे है, वो क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों बढ़ते हैं ना, ये दोनों बढ़ते हैं, तो इस दोनों बढ़ते हैं तो आप इस ग्राफ को इस तरह से दिखा सकते हो, x भी बढ़ता है y भी बढ़ता है, तो इस ग्राफ को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भागता है। ये ग्राफ क्या होता है, पूरा भागेगा कैसे, जैसे जैसे क्या होगा, ये भी भागेंगे, पूरा एक तरफ ग्राफ चलता जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। वो ग्राफ क्या होता है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं होता है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। अब ये दो हो गए आपके पास, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इन दोनों पॉइंट के आधार पे आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब तीसरा डिक्रीजिंग में देखें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा तो ये स्लो आएगा, उसका भी कंडीशन आएगा इसमें नहीं जी। अभी जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पुट अप किया कि सब कांस्टेंट आए, तो कांस्टेंट ये देखिए आएगा कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट आने के बाद फिर किसी न किसी पॉइंट पे, मान लीजिए आप रियल नंबर पे लेते हैं, तो रियल किसी न किसी पॉइंट पे क्या होगा, वो वहां से फिर वो आपका इंक्रीज करने लगेगा। फिर कुछ पॉइंट पे आ गए कांस्टेंट, क्योंकि आपको अगर मैं रियल नंबर दे दूं, यहाँ पे r है, तो रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं। अब किस पॉइंट पे वो क्या करेगा, किसी पॉइंट पे हो सकता है कि इंक्रीज करे, कहीं पे कांस्टेंट हो जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट पे कहीं डिक्रीज नहीं होगा। और जब डिक्रीज नहीं होगा तो उस पॉइंट कंटिन्यू क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए
वो आएंगे, एक पॉइंट और आएगा। सर ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या कि किसी पॉइंट पर y इक्वल टू x भी चले? तो वैसे कंडीशन में ये तो कांस्टेंट होता है। मैंने मेरे कहने में y इक्वल टू x चले, लेकिन फिर रियल नंबर आने के बाद फिर इंक्रीजिंग ये कहना चाह रहे हैं ना, हाँ x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू जब दोनों चीज इक्वल हो जाती है तो वैसे कंडीशन में क्या होती है, वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो कांस्टेंट कभी कभी आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है, आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, लेकिन जब आएगा तो कोई एक भी वैल्यू नहीं आएगी जो उसको कांस्टेंट कर दे, उसके बाद और भी होंगे जो उसके कांस्टेंट को इंक्रीज कर देंगे या तो डिक्रीज कर देंगे। हो सकता है कि कांस्टेंट के बाद इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, एक जगह इंक्रीज भी कर सकता है, फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज कर दे, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो वहां पे वही शब्द लिखा जाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एक ग्राफ दिया होगा आप लोगों में, शायद दिया होगा। ये सब केस इसके अंदर नहीं है जी x इक्वल टू y वाला केस इसके अंदर नहीं है, स्ट्रिक्टली जी नहीं आना चाहिए। क्लियर, आगे देखिए, ये हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है देखें, इस डिक्रीजिंग फंक्शन में आप ध्यान देंगे तो इसमें अब कंडीशन क्या है कि f डैश x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है, f डैश x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएंगे, जो भी फंक्शन होंगे उनके जो मान होंगे, जो फंक्शन पे जो ग्राफ होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब डिक्रीज करेंगे तो अब देखो सेम ग्राफ अब तो क्या हो जाएगा, यही अपोजिट होता चला जाएगा। इरेज कर दो इसको, देखें अब इन दोनों को समझते हैं। इसको मैं इस डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां भी आपका पॉइंट ए और पॉइंट क्या होगा बी। अब आपको क्या करना है, यहां से वो गया लेकिन अब ये पॉइंट यहीं से जाएंगे, ये जाएगा आपका ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ऐसा कंडीशन आएगा कि वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये मत समझना क्या सर ये यहीं की बात यहीं से आना कि इधर नहीं इधर भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट के बाद ये तो हम पॉजिटिव के साथ ले जा रहे हैं ना, इधर भी तो होते हैं, इधर भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम आप देखते हैं कि जितना भी आप लोग के कोर्स में है वो आपका फर्स्ट पीरियडिक में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर देता है। तो आइए अब इसमें क्या हुआ, आपका कंडीशन कितना इजी है, f डैश x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और उसके बाद क्या हुआ, आपका ग्राफ डिक्रीज होने लगा। अब देखिए इसी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, फोर्थ जो पार्ट होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान दें, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0। यहाँ पे क्या है, f डैश x इज लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होगा तो जो ग्राफ आपका ड्रा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जो ऐसे बनाए थे अब क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये आपका कंडीशन है, एक कंडीशन और बचा, नाइदर डिक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आइए नाइदर डिक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग को बताते हैं। चालू हो गया। ओके मैं समझ पढ़ा नहीं था। अब देखिए ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की बात होगी। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 5 जी कंडीशन जो 5 होता है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ये कंडीशन ऐसा आता है नाइदर इंक्रीजिंग। इसको समझाने के लिए सबसे आसान होता है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खासकर साइन पावर बड़ा आसानी से दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका पहले ग्राफ होता है, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो f डैश x होगा, जो f डैश x होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर होगा। तो जब f डैश x जब 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब f डैश x मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, जो y होगा, y की वैल्यू और डिफरेंशिएशन करने क्या होगा, अगर 0 के बराबर आता है, एक कंडीशन क्या हो जाए 0 के बराबर आएगा, तो जब वैल्यू 0 के बराबर आएगी इसका मतलब कि यक्स आप कुछ भी लीजिए, यक्स आप कुछ भी लेते जाइए,
लेकिन y क्या होता है हमेशा 0 आता रहेगा। तो जब ऐसा कंडीशन आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हो तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो इसका ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्राफ बनेगा आप लोगों का वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा ये x y और यहाँ पे x डैश y डैश। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने का मतलब क्या है कि जब जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए a ले लिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है। x की वैल्यू हम a लिए हैं, ऐसे x की वैल्यू a लेने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0। ये का मतलब क्या समझेगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल हम लेके बता रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इस फंक्शन को, क्योंकि जो फंक्शन होगा वो या तो x वेरिएबल में होगा या तो y वेरिएबल में होगा, तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0। अगर x का मान हम b लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा आपका वो इस टाइप का बनेगा। लेकिन इसको दिखाने के लिए एक ग्राफ मैं साइन का भी लेके समझा रहा था, फिर पुनः उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। साइन का लेके कास के समझाता हूँ, कास थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। fx इक्वल्स टू क्या दिया हो कास x, और पता है कास x का ग्राफ कैसे बनता है, ओरिजिन से जाएगा नहीं, ओरिजिन से नहीं जा सकता। क्यों नहीं ओरिजिन से जा सकता है, क्योंकि कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप लोग y कास 0। अगर हम यहाँ पे x का मान क्या ले लें 0 ले लें तो y का मान क्या हो जाएगा 1। अगर x का मान हम π/2 ले लें तो y का मान क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये आप लोगों को जो ग्राफ जो है बताया जा चुका है। अब इसमें देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो इसका ग्राफ होगा वो 1 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और 1 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से क्या करें π/2 से क्या करेंगे पाई, फिर उसके बाद 3π/2 और यहाँ पे क्या करेंगे 2π। देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ से ग्राफ जाएंगे लेकर के तो क्या होगा, a आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा, एक वैल्यू कहाँ आ रही है 0 आ रही है, तो यहाँ पे अब 0 आ रही है तो यहाँ से आप देखेंगे ये 0 आ रही है। फिर उसके बाद अब 0 आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको पूरी वैल्यू निकाल लीजिए। जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी वैल्यू π/2 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है हम 0 की बात करें तो x एक्सिस पे यहाँ से 0 और ये 1 एक पॉइंट हो गया। अब अगला चलेंगे तो अगला क्या है आपका, यहाँ पे 0 1 हो गया, दूसरा π/2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब अगला पॉइंट कहाँ होगा, यहीं पे होगा, और दूसरा पॉइंट देखें कहाँ पे होगा, और नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम बात करेंगे पाई की, तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आप लोग निकाल सकते हो, पाई का मान कितना हो जाएगा -1 आएगा। तो -1 आएगा, इसका मतलब -1 यहाँ पे होगा कि -1 होगा तो वैल्यू कहाँ पे होगी यहाँ पे, अर्थात इसको कैसे जा सकते हैं आप लोग ऐसे, इस पॉइंट पे आएंगे ना, और इस पॉइंट पे आएंगे तो गलत बन रहा है, सॉरी ये 0 पे आना है और 0 पर से क्या है यहाँ पे 1 है, और 1 के बाद फिर यहाँ से ऊपर सही ये 3/2 पे जाएगा, और 3/2 के बाद फिर क्या हो जाएगा ऐसे है। तो वहाँ पे तो 1 होगा 2π पे भी, एक मिनट 2π पे +1। देखिए ये ग्राफ यहाँ से जाएगा ना यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0 के मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे इसके। अब जो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे 3π/2 के बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी फिर 2π के मान क्या हो जाएगा आपका, कुछ ना कुछ आएगा नीचे, उसको नहीं हम यहीं तक ग्राफ को समझा दे रहे हैं, पूरी ग्राफ में यहाँ तक देखिए पहले। अब ऐसे कंडीशन में आप समझिए, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो स्टार्ट के यहाँ π/2 की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ से 0 से लेकर के π/2 तक जो होगा, यहाँ पे 0 से लेकर π/2, अब यहाँ पे cos थीटा था, तो आपको पता भी होगा जब हम ग्राफ में बताए थे क्वाड्रेंट में जो होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो रही है डिक्रीज करिए, और डिक्रीज कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ तक ये आपकी 0 से लेकर के अब यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर अभी भी देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से लेकर के 3π/2 के बाद क्या होगा, डिक्रीज। अगर आपसे पूछेगा कि चलिए इस कास का π/2 इंटरवल दे दिया, 0 से लेकर के π/2 के बीच में कास s का जो है मान बताइए, क्या वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब वैल्यू रख करके देख सकते हैं, वैल्यू रखोगे तो देख रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अभी इंक्रीज हो रहा है तो ध्यान से देखेंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज नहीं हो रहा सर। सॉरी मैंने रॉन्ग बोल दिया। क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा और कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सब डिक्रीज, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको क्या चेंज कर रहा है। ये कंडीशन, अब ऐसे कंडीशन में अगर आपको क्या हो जाए, यहाँ तक पूछ दिया जाए इस कंडीशन तक, तो इंक्रीज भी होगा, देखिए यहाँ पे डिक्रीज भी होगा और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में इंक्रीज भी होगा और सॉरी डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा। तो जब दोनों कंडीशन आते हैं तो फिर क्या होता है आप लोग का, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद है आप लोग को हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।